अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने जो है नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है जो कि है पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। नाम से पता चल रहा है पोल्यूशन का वर्ड अक्सर हमने सुना हुआ भी है और हम लोग उसके बारे में अक्सर सुनते रहते हैं कि आज बहुत ज़्यादा आलूदगी हो गई है, तो उसको इंग्लिश में जो है वो पोल्यूशन कहा जाता है। और उसी से रिलेटेड हमारे पास एक टर्म आती है जो कि है पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट मतलब कि क्या होते हैं कि जो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि पोल्यूशन कॉज करते हैं उनको पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये होते हैं पोल्यूटेंट्स। जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, तो इनके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनके बारे में नॉलेज होगा तो हमें पता चलेगा कि पोल्यूटेंट्स की वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है जिसमें हम रहते हैं वो कैसे जो है वो किस तरह से जो है वो पोल्यूट हो रहा है, किस तरह से आलूदा हो रहा है। ठीक है जी, पहले जो थी वो कुछ दिहाइयों पहले क्या कंडीशंस थी हमारे एटमॉस्फेयर की और अब जो है वो कैसी है। तो अगर उसमें कुछ चेंज आ गया है तो वो क्यों आया है, कुछ फैक्टर्स हैं और उनमें से एक फैक्टर जो है वो पोल्यूटेंट्स हैं। तो पोल्यूटेंट्स जो है वो बेसिकली ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि क्या कर देती हैं, हमारे इन्वायरमेंट को गंदा कर देती हैं। तो पोल्यूटेंट से बेसिकली हमें जब उनको स्टडी करेंगे तो हमें उसकी केमिकल नेचर के बारे में पता चलेगा, उसकी स्वेरिटी के बारे में पता चलेगा कि कितने ज़्यादा जो है वो स्वेयर हैं, कितने ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स कर सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट को। ठीक है जी, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, और उसके अलावा जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि हमने अपनी आसानियों के लिए बहुत सारी जो है वो मशीनरी तो तैयार कर ली है। ठीक है जी, जैसे कि व्हीकल्स हो गई हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे कूलिंग के लिए, ठीक है, उसके अलावा दूसरी चीज़ों के लिए बहुत सारी जो है वो मशीनरी वगैरह हमने निकाल तो ली है, लेकिन उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो कि हैं, साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं उनके अंदर से गैसेस निकलती हैं जो डायरेक्ट हमारे इन्वायरमेंट में जाती हैं। तो वो सारे के सारे पोल्यूटेंट्स ही तो हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को जाके पोल्यूट कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, आलूदा कर रहे हैं। ठीक है जी, और उसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट कर रही हैं। तो एक टर्म होती है पोल्यूटेंट और एक टर्म होती है कंटेमिनेंट्स। ठीक है, तो पोल्यूटेंट क्या होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, वो पोल्यूटेंट्स होते हैं। और जो कंटेमिनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो किसी चीज़ को इम्प्योर कर दें, ठीक है, या ना खालिश बना दें, उसको कहते हैं कंटेमिनेंट्स। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ बेसिकली बहुत ज़्यादा रही है जिससे हमारा इन्वायरमेंट वैसे ही पोल्यूट होता चला जा रहा है। अब हमें ये बात तो पता है कि कोई चीज़ अगर एक लिमिट तक है तो वो बेनिफिशियल, लेकिन एक लिमिट से एक्सीड कर जाएगी तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगी। इसी तरह से ये पोल्यूटेंट्स हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स पे। ठीक है, पोल्यूटेंट्स हमने देखिए क्या होते हैं। ठीक है, जब हम टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स पे जाते हैं, टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं जो डायरेक्ट कंबस्शन जब होती है फॉसिल फ्यूल्स की। ठीक है, फॉसिल फ्यूल जिसमें पेट्रोलियम आ जाता है, नेचुरल गैस आ जाती है। ठीक है, उसकी जो है जो कंबस्शन होती है तो उससे जो निकलने वाले पोल्यूटेंट्स हैं उनको कहा जाता है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। और वो कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, इसी तरह से जो है वो ये सारे के सारे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या है, जो कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स से ड्राइव होते हैं। यानी कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के डिफरेंट रिएक्शंस होंगे जिसकी वजह से सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनेंगे। सेकेंडरी पोल्यूटेंट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसका अगर सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनना है तो वो कैसे बनेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। उसके अलावा सल्फर के साथ H2SO4 बन जाएगा और नाइट्रोजन के साथ जो है वो HNO3 बन जाएगा। इसी तरह से और भी कई सारे पोल्यूटेंट्स है, सेकेंडरी ओजोन है और उसके अलावा PAN है, पेरोक्सीसिटाइल नाइट्राइल। ठीक है जी, नाइट्रेट, और ये सारे के सारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है जी, उसके बाद फिर हमें वो बताता है एयर पोल्यूटेंट्स के सोर्सेज क्या हैं। तो बेसिकली सोर्सेज तो इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है ना, वो बेसिकली हमारी जो एटमॉस्फेयर है, सोर्सेज की अगर बात करें तो 99% हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो जो गैसेस हैं वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। ठीक है जी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है जो कि
प्राइम क्या है 99% हमारे एटमॉस्फेयर में ही पाई जाती है। और ऑल्दो ये बहुत ही माइनर कंस्टिट्यूएंट है हमारे एटमॉस्फेयर का, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन अगर इनकी जो क्वांटिटी है, जो तादाद है, वो एक हद से बढ़ जाएगी तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट करेंगे हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। और फिर क्या होगा, फिर जो है वो पोल्यूटेंट्स ही पोल्यूटेंट्स होंगे इन्वायरमेंट में, और ये जो अर्थ है वो हमारी इनहेबिटेबल हो जाएगी, यानी कि रहने के काबिल नहीं रहेगी। उसके बाद फिर हमारे पास आता है सोर्सेज ऑफ, बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, जो उनको बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वो हैं कौन से, उनके सोर्सेज क्या हैं। जैसे कि पहले हमने देखे प्राइमरी कि एयर पोल्यूटेंट्स है ना सारे के सारे, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। तो अब इनका पहले हम देख लेते हैं कि क्या सोर्स है इनका। जो है ये जी वोल्केनिक एरप्शन से, ठीक है, उसके अलावा फॉसिल फ्यूल की कंबस्टन से ये रिलीज होते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट हमारे एनवायरनमेंट में जाके, ठीक है, डायरेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर में जाकर हवा को पोल्यूट कर देते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा फिर हमारा दूसरा क्या आ जाता है कि फॉरेस्ट फायर जो होती है उसकी बर्निंग से भी जो है ये प्रोड्यूस होती है दोनों गैसेस। लेकिन अगर बाज़ औक़ात ऐसा हो कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो ज़्यादा तादाद में बनना शुरू हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है जी। ओके, उसके बाद फिर हमारे पास आता है इन दोनों गैसेस की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है वो एक बहुत ही मेजर सा इफेक्ट होता है हमारे इन्वायरमेंट में, जो कि है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। वो यहाँ तक आपको टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट अब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक गैस है, ठीक है, जाहिर सी बात है वो एक गैस ही है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस है प्लांट्स के लिए, उसके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, जिस तरह हम लोग रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेते हुए ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते, तो प्लांट्स को जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है जी, इनहेल करते हैं, ठीक है। मतलब उसके बाद फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड उसमें कैसे रोल प्ले करती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, अर्थ है ना, ये हमारी अर्थ, ये गोल सा दायरा अर्थ है हमारी, इसके इर्द गिर्द जो है वो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक लेयर से बना लेती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो, ये कार्बन डाइऑक्साइड की गैस है वो एक लेयर से बना लेती है हमारी अर्थ के गिर्द। फिर क्या करती है कि जो सन से आने वाली यूवी रेडिएशन है उनको तो ये पास होने देती है, ठीक है, लेकिन जो अर्थ से जो IR रेडिएशन आती है ना, IR रेडिएशन, उनको ये एब्जॉर्ब करती चली जाती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर। तो इससे क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है हमारी अर्थ का टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है, तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट अप हो जाएगा हमारा इन्वायरमेंट। और इतना ज़्यादा हीट अप, मतलब अगर एक लिमिट तक एब्जॉर्प्शन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, एब्जॉर्ब कर रही है रेडिएशन को, तो ठीक है, लेकिन अगर एक लिमिट से ज़्यादा एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी तो यहाँ पे हीट हमारी ज़मीन में ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि हीट भी ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पे जो है वो रहना भी मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो एवरेज टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए हमारी ज़मीन का -20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन क्या हो रहा है अभी फ़िलहाल जो हमारा टेम्परेचर जा रहा है वो जा रहा है 15 डिग्री सेल्सियस, जो काफ़ी हाई टेम्परेचर है, ठीक है जी, वो इसी गैस की वजह से। उसके बाद क्या कहते हैं कि उसके बाद फिर वो कहता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ये गैस कैसे कॉज करती है। अब होता क्या है कि जैसे हमने ये बात डिस्कस कर ली कि कार्बन डाइऑक्साइड एक लेयर बना लेते हैं ज़मीन के गिर्द, बिल्कुल ये इसी तरह सेट कर जैसे ग्लास वॉल हो कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी ज़मीन के गिर्द एक ग्लास वॉल हो कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लास वॉल की तरह एक्ट करती है हमारी ज़मीन के गिर्द, और IR रेडिएशन जो ज़मीन से निकल रही होती है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन UV रेडिएशन को अपने अंदर से ये ज़मीन तक आने देती है। तो जब ये क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी कि IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा हमारी ज़मीन का, ठीक है जी। और इस तरह से भी क्या होगा, एक इस इफेक्ट का नाम वो कहता है टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज हो जाएगा, ठीक है जी। और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो बहुत ही एक ऐसा इफेक्ट है जो कि वार्मिंग करता है हमारी ज़मीन की ना, एक वार्म उसको जो है वो गर्म रखने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये तो अगर नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए कि पहले बहुत गर्मी है और तब जो है वो ये वाला इफेक्ट हो रहा है तो हम जल ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे प्लांट्स होते हैं ना, जो खेत वगैरह होते हैं, वहाँ पे प्लांट्स को उतनी ज़्यादा जो हीट नहीं मिल रही होती जितनी इनको चाहिए होती है नॉर्मल ग्रोथ के लिए, तो वहाँ पे ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है ना, वहाँ पे ये बनाया जाता है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है, रोल प्ले करता है, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं इफेक्ट्स ऑफ
ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा है हमारा इन्वायरमेंट, ठीक है। तो अब इसके इफेक्ट्स, वैसे बात है इतना इम्पोर्टेंट ये इफेक्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही पॉइजनस गैस तो नहीं है, ठीक है जी, और कोई इसका ज़्यादा हार्मफुल नहीं है सिवाय से कि ये ग्लोबल वार्मिंग करती है, यानी कि हीट अप में हमारे इन्वायरमेंट में ये इजाफा कर रही है। तो इसके बैड इफेक्ट्स भी हैं, जाहिर सी बात है ग्लोबल वार्मिंग करे तो इसके बैड इफेक्ट्स होंगे। बैड इफेक्ट नंबर 1 क्या है कि जो आइस कैप्स ग्लेशियर्स है ना, जो बर्फानी तोदे हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी होती है, वो पिघलना शुरू हो गए हैं इसकी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, गर्मी की वजह से। उसके अलावा फिर क्या हो रहा है, अब जब वो पिघलेंगे, ठीक है, जब वो पिघलेंगे तो फिर क्या होगा कि अच्छा मेल्टिंग हो रही है आइस कैप्स वगैरह की, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। दूसरे नंबर पे क्या हो रहा है, फिर सी लेवल राइज कर रहा है, ठीक है, सी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा राइज अप हो रहा है, ठीक है। और इससे फिर क्या हो सकता है, इससे खतरा होता है फ्लडिंग का, फ्लडिंग होगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जब फ्लडिंग होगी तो जो आपकी सी कोस्टल एरियाज है, यानी कि समंदर के साहिल वाले जो किनारे पे जो लोग रहते हैं, वहाँ पे वो वाला जो इलाका है वो इनहेबिटेबल हो जाएगा, यानी कि रहने के काबिल नहीं रहेगा, ठीक है जी। तो फिर आपको क्या हो जाएगा, सी कोस्टल एरियाज इनहेबिटेबल, ठीक है जी। तो ये थे हमारे पास पोल्यूटेंट्स। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं सल्फर के कंपाउंड्स, ठीक है, यानी कि सल्फर के पोल्यूटेंट्स। तो वो कौन से होते हैं, सल्फर के पोल्यूटेंट्स, सल्फर कंपाउंड्स, सल्फर के कंपाउंड कौन से होते हैं, वो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, और उसके अलावा जो सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक है जी। बेसिकली होते क्या है, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है सल्फर डाइऑक्साइड। जब इसका रेन वाटर के साथ जब मिलेगा तो ये जाके क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है जी, जो कि एसिड रेन कॉज करते हैं। पीछे हम ये सारी बातें जो है वो आगे आई थिंक नेक्स्ट हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, एसिड रेन में। उसके बाद अब यहाँ पे ये बात है बताना चाहेगा कि इसका सोर्स क्या है। इसके सोर्स है बैक्टीरियल डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और उसके अलावा कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है जी। लेकिन इनकी जो कंसनट्रेशन है सल्फर के कंपाउंड्स की वो उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी के जो फॉसिल फ्यूल्स से रिलीज होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, उनकी कंसनट्रेशन हवा में ज़्यादा होती है इनकी निस्बत, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल सोर्सेज है, बैक्टीरियल डिके से होने वाले हैं, इस वजह से इनकी जो कंसनट्रेशन इन्वायरमेंट के अंदर वो कम होती है, ठीक है। उसके बाद फिर वो क्या बताना चाहता है, सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन कैसे होती है। वैसे तो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो फ्यूल में होगी, ठीक है जी, फ्यूल में होगी सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर जो है वो फ्यूल में होगी। जैसे ही जो है ये क्या होगा, इसके साथ फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग होगी, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग होगी तो ये क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है जैसे ही रेन वाटर के साथ ये मिक्सअप होगा तो ये क्या बन जाएगा, H2SO4, ठीक है, और H2SO4 जो है वो एसिड रेन बनाएगा, ठीक है, ऑक्साइड सल्फर डिजॉल्विंग एसिड। और अच्छा जी, ये एयर पोल्यूटेंट है सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे, और उसके बाद फिर रेन वाटर से मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना देंगे जो कि एसिड रेन कॉज करेंगे। उसके बाद फिर हमें वो बताना चाहते हैं कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं सल्फर के, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के क्या इफेक्ट्स हैं, इस पोल्यूटेंट के क्या इफेक्ट्स है। तो बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट्स हैं। ये इरिटेटिंग सी गैस होती है, ठीक है, कलरलेस होती है, लेकिन इसकी इरिटेटिंग सी स्मेल होती है, और अगर इसकी तादाद क्वान्टिटी जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर बढ़ जाएगी, ठीक है, तो यानी कि एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी तो फिर सफोकेशन हो सकती है, और जिन पेशेंट्स को पहले से एजमा है उनकी तो डेथ भी हो सकती है। दूसरा इसका इफेक्ट क्या आ जाता है, दूसरा ये कि पोल्यूशन को अगर आपने इस सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है इसको कम करना है, तो वो फ्यूल जिसमें सल्फर है उसको जो है पहले सल्फर को उसमें से रिमूव करवा दो, ठीक है, और फिर उसको बर्निंग के लिए इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आ जाते हैं और कौन से पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, नाइट्रोजन के कंपाउंड ये भी पोल्यूटेंट्स है, ठीक है, जिसको हम कलेक्टिवली NOx बोलते हैं, ठीक है जी। वैसे तो नाइट्रिक ऑक्साइड है यानी कि NO है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है NO2 है, ठीक है। अब ये इसका सोर्स क्या है, इसका जो है वो इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग जो होती है
एटमॉस्फेयर में, वो उससे ये प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसके अलावा वोल्केनिक करप्शन है। ठीक है, उसके अलावा कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है। ठीक है, हाँ जी जी, कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है और कंबस्शन ऑफ इंजन्स है, वोल्केनिक करप्शन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बनती कैसे है, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का डायरेक्ट रिएक्शन होगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगी। और जब इस नाइट्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगी। ठीक है जी, क्या बना देगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगी। ठीक है, और इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका जो है, अच्छा जी, इसलिए जो वैसे तो नाइट्रोजन जो होती है वो हवा में जो होती है वो अनरिएक्टिव होती है, लेकिन जैसे इसका ऑक्सीजन के साथ कॉन्टैक्ट आता है तो ऑक्साइड बना देती है। ठीक है, और ऑक्साइड जो बन जाएगा वो पोल्यूटेंट होगा, वो पोल्यूटेंट एसिड मतलब वाटर, रेन वाटर के साथ मिलकर जो है वो नाइट्रिक एसिड बना देगा, जो कि एसिड रेन कॉज करेंगे, सेम बिल्कुल जैसे सल्फर डाइऑक्साइड करता है। ठीक है, उसी तरह से फिर इसका इफेक्ट क्या है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड के बैड इफेक्ट, इसका बैड इफेक्ट है ये इरिटेटिंग होती है। ठीक है जी, और इसमें जो है ना हमारी जो एयर पैसेज है उसमें इरिटेशन कॉज करती है। ठीक है, अदरवाइज ये एयर पोल्यूटेंट है और बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। आई होप आपको पोल्यूटेंट्स वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। कभी कोई मसला हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट सेशन मिलेंगे, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।